आसमान इस प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बड़े अहम स्टेटमेंट आपके सामने थे कल, जिस तरह पीडीएम ने एहतजाज भी किया। मुल्क के अंदर एक तासुर क्या हकीकत है, सियासत पे एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। जिस तरह बिल पास हुए आपके सामने हैं, ईवीएम मशीन जो लाई गई है, यह मंसूबा है इलेक्शन चोरी करने का। हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन चोरी होते गए और मुल्क में आइन के ऊपर कितना अमल किया जा रहा है, एग्जेक्टिव के पावर। जिस तरह सीएम सिंध ने भी कहा कि एग्जेक्टिव के पावर जो है ना, वो इनक्रोच किए जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं सब कुछ। और क्या हुकूमत, इमरान खान हुकूमत आवाज बन सकी अवाम का? 3 साल के अरसे आपके सामने है। पार्लिमानी निजाम को बिल्डोज करके जिस तरह कवानीन पास किए गए हैं वो आपके सामने हैं। और ये कौन से लोग थे, ना मेजॉरिटी थी ना कुछ थे, जबरदस्ती लोगों को बुलाया गया। जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कह रहे हैं, आज मेरे स्टूडियो में सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, थैंक यू जी। सर, जिस तरह कवानीन पास किए गए, पार्लिमानी निजाम को बिल्डोज करके पास किए गए हैं और मंजूर किए गए हैं, इससे जमहूरियत पार्लियामेंट सिस्टम तो कमजोर हो गया। सर साहब क्या कहेंगे? देखें, हुकूमत की अन्नापरस्ती एक लिहाज से, वैसे तो हुकूमत के इन इजलासों में, कौमी असेंबली के इजलासों में रोजाना कोरम का मसला होता है और हुकूमती नुमाइंदे कम शामिल होते हैं और कोरम टूट जाता है और पॉइंट आउट किया जाता है, इजलास मुलतवी हो जाता है, अवाम के पैसे खर्च होते हैं और कुछ होता नहीं है। लेकिन कर दिखाने की बात थी तो उन्होंने यूं किया, इस किया, वह किया, जो कुछ भी किया, इकट्ठा कर लिया 221 है, जो कुछ भी है, वो भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में। और हुकूमत में है इसलिए मेजॉरिटी है, अपोजिशन में है हम मिनॉरिटी है। तो जब मेजॉरिटी है हुकूमत को, तो फिर कौमी असेंबली का फोरम इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? ये बिल डिस्कशन क्यों नहीं होती? एक दिन में अखबार में लिख कर आ गया कि जी 33 बिल पास हुए। अब 33 थे कि 60 थे, अखबार में जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब 33 बिल पास हुए तो किस बिल पर कोई बहस हुआ था? नहीं। अपोजिशन बैकआउट करे चली गई। फर्ज करो, क्या हुकूमती बेंचेस ने इस पर बहस किया? ये कहा जाता है कि जी बिल पेश होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, फिर से वापस आता है, फिर कौमी असेंबली में पेश होता है, फिर सेनेट में पेश होता है। लेकिन अगर कंट्रोवर्शियल बिल हो तो पब्लिक ओपिनियन सॉलिसिट की जाती है। पब्लिक ओपिनियन सॉलिसिट करने का तरीका क्या है? मेंबरान नहीं, सिर्फ कौम। स्विट्जरलैंड में 6-6 महीने लगते हैं एक बिल पास करने में। कौम को पेश किए जाते हैं वो बिल के पढ़ो आप, अपनी आरा से हमें बताओ क्या ख्याल है आपका। लेकिन यहाँ तो एक मोशन पेश करता है वजीर और 33 बिल पास हो जाते हैं बगैर डिस्कशन के। तो इसको पार्लियामानी निज़ाम तो कहते नहीं है। पार्लियामानी निज़ाम न करो बात अपोजिशन से, कोई बात नहीं, नहीं करो, होनी चाहिए वो और बात है, नहीं करते। लेकिन ये तरीका जो है कि जी हमने अपनी दिखानी है कि जी 35 हमने कर लिए, 60 हमने बिल पास किए, और धोखेदही के साथ। इन बिलों में और चीजें बहुत होंगी और बिल बहुत होंगे। आखिरी बिल की एक एजेंडा में दाखिल किया गया, वो था मर्दमशुमारी का। हाँ, आखिरी, पहले नहीं था एजेंडा में। सिंध हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था स्पीकर को और स्पीकर ने बॉदर नहीं किया कौमी असेंबली के इजलास को बुलाकर और उससे बहस करने की बात नहीं किया। पार्लियामेंट में बहस नहीं हुआ, मोशन के थ्रू सारे बिल यूं यकसर पास किए गए। अब मर्दमशुमारी एक दिन का काम नहीं है, ये फ्यूचर का काम है। 10 सालों के बाद होती है और उस पर एतराज़ात की एड्रेस नहीं किया गया उनको, और इस तरह से पास करके कह दिया कि भैया ये तुम्हारी नसीब, इतना ही तुम्हें मिलेगा, भले तुम अपने आप को इतना समझो लेकिन मिलेगा तुझे थोड़ा सा ही।
जो ज्यादती है दूसरी चीजें तो अंडर डिस्कशन में रही थी, लेकिन इस पे डिस्कशन ही नहीं हुई। सर एक तो ये आपकी मेजॉरिटी नहीं थी, माइनॉरिटी में थे। 1 दिन पहले सेनेट के अंदर 4 बिल मंजूर हुए, वहां वो तो भी आपकी मेजॉरिटी। धोखा दी, वो एडिशनल एजेंडा के तौर पर अचानक लाए गए। नॉर्मल एजेंडा में नहीं थे। हाउस में देखा चेयरमैन ने, एक्सक्यूज में, गिने होंगे उन्होंने, इशारा किया होगा, लोग कम है। लोग कम हैं, एडिशनल आइटम ले आओ, एडिशनल आइटम डाला और पास कर दिया। धोखा दी। सर दूसरी बड़ी अहम चीज, कह रहे थे इत्तेहादी भी नाराज हैं, कोई साथ भी नहीं है। एक एमएनए ने कहा हम लाए गए हैं, आए नहीं हैं। पीटीआई के एमएनए ने कहा, ये फैज इनको कहां से मिला है? अब अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान की सियासत में बोलकर को थोड़ा सा शर्म आ रहा है तो मैं गलत नहीं हूं। खुले बंदों टीवी पे कह दिया कि हम तो लाए गए हैं। चाहे एक मेंबर ने कहा तो मैं सारों के लिए समझूंगा, ठीक है। जिसके लिए ये कहा जाए तो फिर पार्लियामेंटेरियन की सुप्रीमसी तो नहीं रही ना। जिसको समझा जाता है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, जुडिशरी भी उसके ताबे है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, तो फिर वो तो रही नहीं। अब वो अवाम को तबाह करने के बाद अगर सबसे बड़े इदारे को तबाह करने पे लगे हुए हैं तो ये तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अवाम की माशी कत्ल हुआ, महंगाई बेरोजगारी पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। अब इदारों को इस तरह से महबूस करो, मबहूस कहें या महबूस कहें, हाँ। जो भी है वो इरादे यही हैं। और जब कह रहे हैं हम कि जी जो इस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होता तो इससे ज्यादा क्या कहें। सर बिलावल साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि बंदूक की नोक और बूट की जोर पे, एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा मौलाना फजल रहमान ने कहा मुल्क की सियासत पे एस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत होती जा रही। जो सियासी पार्टी हुकूमत में है वो जेन्युइनली जीती हुई नहीं है। जब जीती हुई न हो और किसी के लाए हुए बंदे हों तो उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं, अंदर से खोखले हैं। जब खोखले हैं तो ऐसे हरबे इस्तेमाल होते हैं। यानी कि हकीकी जमहूरियत नहीं है मुल्क के अंदर। मैंने कहा जो हुकूमत में बैठे हैं लोग वो जेन्युइनली जीते हुए नहीं है। यानी कि पार्लियामेंट जाली है। मैंने कहा जो हुकूमत में बैठे हुए हैं लोग वो हकीकतन जेन्युइनली इलेक्टेड नहीं कर सकते। यानी कि जाली मैंडेट लेकर आए हैं। मतलब क्या है जाली मैंडेट? मतलब उनका क्या? हकीकी मैंडेट नहीं है ना भाई मैं कह रहा हूं कि जब आरटीएस सिस्टम खत्म हो जाए तो हर एक सवाल उठता है, ठीक है। ये बैठ के खड़े होके कहते थे कि जी हम धरना दे रहे हैं कि 4 बाई इलेक्शंस का या 4 इलेक्शंस में धांधली हुई थी, इसलिए नवाज शरीफ को उतरना चाहिए, इसलिए हुकूमत को खत्म होना चाहिए। डेस्का की इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है जिसमें ये सारा कुछ हुआ है उस पर किसी ने कोई नोटिस लिया? कोर्ट ने भी नोटिस नहीं लिया और पार्लियामेंट में भी बात नहीं उठी। डेस्का के इलेक्शन में हुई थी ना इलेक्शन, हाँ जाहिर बात है, हाँ सबको पता है, रिपोर्ट भी आ गई, सबको पता है ना। क्योंकि हार रहे थे इसलिए उन्होंने कोशिश की। चलो हार तो चुके लेकिन इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया या जो सस्पेंड कर दिया, जो कुछ भी हुआ, तो सबूत तो धांधली का इस हुकूमत पे आ रहा है ना। जब यहां कहा जाता आम फाम जुबान में कि सुबह को 4 बजे फोन करके कुछ कैंडिडेट को जगाया गया, अरे तुम जीत गए हो। फॉर्म 45 की जरूरत क्या है?
मैं तो चाहता हूं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एजेंट की सिग्नेचर्स के साथ वहीं के वहीं रिजल्ट अनाउंस हो, हर जगह अनाउंस हो। फिर मैं बैठ के इंतजार क्यों करूं फॉर्म 45 का? मुझे क्या पता कि एक्चुअल रिजल्ट क्या थी, वो फॉर्म 45 में क्या लिख के दिया जा रहा है। अपना एक वाकया बताता हूं। रात के 12 बज गए, शहर का इलाका है, एक पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट नहीं आ रहा। पहुंचा हूं वहां, जवाब क्या दिया कि कैंडिडेट्स बहुत थे इसलिए हम पूरे नाम लिख नहीं पाए, सारा दिन गुजर गया। सारा दिन गुजर, मैंने कहा कैंडिडेट के नाम लिखने में सारा दिन गुजर जाता है, उसके कितने वोट पड़े इसको लिखने में आपको इतना टाइम चाहिए? जब ये शहर के इलाके में जहां बिजली भी है और सहूलतें भी हैं, वहां जवाब ये मिला था। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं धांधली को रोकने के लिए मैं ईवीएम मशीन लाया हूं। अब ये मशीनें धांधली को रोकेंगे, आरटीएस सिस्टम भी बैठा, फिर ये मंसूबा क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन चोरी देखिए बात सुने, आइन में, कानून में, पाकिस्तान में ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। जब फौजी अरकान भेजे गए पोलिंग बूथ में तो भी इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर नहीं। कहा गया कि कहीं गड़बड़ ना हो इसलिए अंदर खड़े हो, पोलिंग स्टेशन के अंदर। हुकूमत का काम अमन-अमान रखने के लिए होता है, फौजी अमन-अमान रखने के लिए होते हैं, रेंजर अमन-अमान रखने के लिए होते हैं कि पोलिंग स्टेशन में जहां बूथ होते हैं वहां कोई खड़ा ना हो, आजादाना वोट हो, बाहर मेंटेन करो अमन-अमान। लेकिन हमने तो यहां देखा कि जहां एजेंट बैठे हैं, जहां बैलेट बॉक्सेस बैठे हैं, वहां कोई ना कोई वहां खड़ा था निगरानी के लिए। 40 कैंडिडेट, 40 एजेंट होंगे, लेकिन उनको भी काफी नहीं माना गया। ठीक है सर, अब क्या बात करूं, ईवीएम के लिए इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है कि वो उसको मंजूर करे या ना करे। उनके तहफ्फुज़ात हैं। कह दिया उन्होंने कि बलूचिस्तान में तो इंटरनेट ही नहीं है, वहां इलेक्शन कैसे होगा। इतनी सारी हमें 14 स्टेप्स उठाने पड़ेंगे फिर जाके कहीं बात होगी। यहां लोड शेडिंग अपनी जगह का एक मसला है, वहां लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग जो अपना वोट देना चाहते हैं उनको मैं यही बात कर रहा हूं कि ये कंट्रोवर्शियल जो बिल है इसको अवाम के सामने पेश क्यों नहीं किया गया, अखबारों में क्यों नहीं छापा गया कि जी ये इस तरह से होगा। आपको पता है कि ईवीएम क्या है? क्या है? नहीं है, एक मुबहम सी बात है कि जी मशीन आएगी उसमें बस वोट पड़ेगा। ये शिबली फराज साहब अपने आप को समझाते हैं या प्राइम मिनिस्टर को समझाते होंगे, समझाते होंगे, अवाम क्या करेंगे? ठीक है, कलभूषण को क्या रिलीफ देना चाहते थे या क्या कानून बनाया ये अखबार में छपा कि हम पढ़ सकें कि कलभूषण के बारे में क्या है, क्या बात है। आलमी इदारे में, आलमी अदालत में आप हारे क्यों? अगर आपके सरे जमीन पे कोई बात हुई थी, अगर सरजमीन पे पाकिस्तान पर किसी ने कोई हरकत की थी और आपने उसको पकड़ा था और मिलिट्री कोर्ट में चलाया था, तो ये आपके जमीन पर था ना। सर ब्रेक का टाइम हो गया है, आप बात को कंटिन्यू रखें। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, इस पे डिस्कशन मजीद होना। ब्रेक का टाइम है। मेरे साथ मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, स्पीकर रह चुके हैं, सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से लेते हैं। वेलकम बैक निसार साहब, क्या मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है सर? ज़िया-उल-हक ने कहा था कि ये 370 पेजेस का एक किताब है, अलमारी में रख दूं तो क्या करेगा, और वो पाकिस्तान में हुआ। मुशर्रफ ने कहा कि मैं नया पीसीओ ला रहा हूं, तुम होते कौन हो, मुझे मार्शल लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। क्या उस वक्त आइन नहीं था? क्या ज़िया-उल-हक के जमाने में आइन नहीं था? तो फिर जो 10-10 साल हुकूमत करने वाले थे उन्हें तो ढांचे तबाह किए, और ये भी किसी न किसी का सपोर्टर है। इमरान खान भी किसी न किसी का सपोर्टर है। आइन के मुताबिक मुल्क चल रहा है, इदारे चल रहे हैं आइन के मुताबिक।
آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ادارے کی باتیں کیا کر رہے ہو. سپریم کورٹ ہے، کام کر رہی ہے. افواج پاکستان ہے، اپنے کام کر رہی ہے. الیکشن کمیشن کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. نیب کنٹروورشل ہوگی، کام کر رہی ہے. باقی کیا؟ صرف سیاست دانوں کا احساب ہو رہا ہے، دوسرے کسی کو احساب نہیں ہوتا. جس طرح شاہد خاقان عباسی نے کہا، ججز، جرنلز کا اور بڑے سرمایہ داروں کا اس ملک کے اندر احساب نہیں، صرف سیاست دانوں کا احساب ہو رہا ہے. دیکھو صاحب، جنرل مشرف نے پتہ ہے کیا کہا تھا جس نے یہ آرڈیننس لایا؟ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہاریزونٹل بھی ہوگی اور ورٹیکل بھی ہوگی، لیکن حاضر سروس والوں پر نہیں ہوگی. کیا سمجھے آپ؟ ٹھیک. کچھ سمجھے آپ کہ نہیں؟ حاضر سروس والوں پر نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ اٹھتے ہوئے انہوں نے ڈسکرمنیشن کی. کہنے کو تو ساروں کا حساب کتاب ہونا چاہیے. اگر سرکاری افسر ہیں تو وہ بھی پبلک حیثیت میں رسپانسبل ہیں. اگر پالیٹیشین ہیں تو وہ بھی پبلک فگر ہے. جوڈیشری ہے تو وہ بھی پبلک فگر ہے. آرمی ہے تو وہ بھی پبلک فگر ہے. لیکن میں اگر سیاسی اداروں میں طاقت خود بیٹھ کے ختم کروں گا تو پھر کسی سے پوچھ کیسے سکیں گے؟ سر ایک تو آپ نے کہا کہ سن لے میری بات، پہلی بات سن لے. ادارہ کون سا؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کو اگر آپ خود کہو گے 2 نمبری پارلیمنٹ ہے، یوز کرو گے، مس یوز کرو گے، تو پھر دوسروں سے پوچھے گے کیسے؟ بات صرف یہی ہے. پارلیمانی جب تمہارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے اور تم جان بوجھ کر ڈیوائیڈ کر رہے ہو، ایکریمنی کر رہے ہو، اس طرح سے ماحول بنا رہے ہو کہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی رہ گئے ہو، تمہاری قوم ڈیوائیڈڈ ہو گئی. جب اپوزیشن اور حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے تو سمجھو قوم ڈیوائیڈڈ ہے. اب قوم ڈیوائیڈ تو مشرف نے بھی کی تھی. جو میرے ساتھ ریفرنڈم میں ہے وہ لائن کے اس طرف آ جائے، دوسرے لائن کے اس طرف آ جائے. مشرف نے یہ کہا تھا نا. آج کیا ہے؟ آج بھی وہی ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے لیے کچھ ہم نے افہام و تفہیم اور ماحول کو پارلیمنٹری جمہوریت کے طور پر رکھا. انہوں نے کہا یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. گالیاں دی پارلیمنٹ کو، حملہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس پہ، حملہ کیا ریڈیو اسٹیشن. یہ سیاستدان ہیں. اپنے ملک کی اس سیاسی کمزوریوں کو اور اجاگر کر دیا. پھر اس کے بعد جیت کے آئے، اور جیت کے آنے کے بعد الزام کیا لگا؟ سلیکٹڈ کا لگنا ہی تھا، کیونکہ مائنارٹی حکومت ہے. میجورٹی میں تو آئے نہیں. جو میجورٹی میں نہیں آئے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ ملا دیے گئے. وہی لوگ دوسروں سے بھی مل سکتے تھے. پی ایم ایل این پی ٹی آئی سے زیادہ طاقت رکھتی تھی پنجاب میں، لیکن آزاد گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پسند کیا اور اس کو ناپسند کیا. یہ ادھر بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ کوئی طاقت تھی کیا جس نے ان کو کہا کہ جی اس طرف چلے جاؤ؟ سر ججز کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، رانا شمیم صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے، اور صدیقی صاحب کا، شوکت صدیقی صاحب کی تقریر آپ کے سامنے ہے، فائز عیسیٰ صاحب آپ کے سامنے ہیں. یہ سب کیا ہے اس ملک کے اندر؟ کل چیف جسٹس صاحب نے، گلزار صاحب نے کہا کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، ہم کسی دباؤ میں نہیں آتے. چیف جسٹس صاحب کو ایسا کہنا پڑتا ہے جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں. چلو حاضر سروس کا تو احساب نہیں ہوا، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر بھی احساب نہیں ہوتا. کیا کہیں گے؟ حاضر سروس کا ایک حساب تو ہوا تھا.
ارسلان چودھری کا، جس میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. اپنے بیٹے کے کیس کی ہیئرنگ اس نے خود کی، نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیس میں کسی اور کو بھیجتا اور اس کی سپورٹ کی. تو پھر میں کیا بولوں؟ اور یہ اپنی ذاتی طور پر آپ نے پرنسپل سے ہٹ کے بات کی، ٹھیک ہے. اس میں کیا نئی بات کہہ رہے ہو سر؟ کیا سیف الرحمان اور جسٹس قیوم کے بیچ کی وہ ریکارڈنگ آپ کو بھول گئی جس میں کہا جا رہا تھا جج صاحب کو کہ جلدی سزا دو بے نظیر کو؟ صاحب ناراض ہو رہا ہے. یہ سامنے آئی ہے نا، بات سامنے آئی ہے. اگر یہ ٹیپ نہیں ملتی تو بے نظیر صاحبہ ڈسکوالیفائڈ رہتی، لیکن ٹیپ ملی تو کچھ گزارا ہوا. اسی طرح سے رانا شمیم چیف جج رہے، آج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں سندھ کے اندر. جہاں بھی ہیں، یونیورسٹی تو یونیورسٹی ہے، چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، کچھ بھی ہو. اس نے ایفیڈیوٹ پہ کوئی بات کہی ہے جس کو مانا جاتا ہے کورٹوں میں، جس میں کسی کا نام لیا گیا ہے ثاقب نثار صاحب کا، اور کورٹ نے الٹا ججوں کو شوکاز نوٹس بھیج دیا اور کنٹیمپٹ بھیج دیا، پتہ نہیں کیا کیا بھیج دیا. کیا آفت پڑی تھی؟ ثاقب نثار صاحب تو پتہ نہیں کب ریٹائر ہو گئے، لیکن ثاقب نثار صاحب کے بارے میں دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا گل کھلائے تھے، وہ بھی تو دکھا دو نا. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے نثار صاحب. اس ملک کے اندر وزیر اعظم بھی، انہوں نے بھی جیل کاٹی، سزا. وزیر اعظم بھی اس ملک میں جیل کاٹ رہے تھے، کاٹے انہوں نے اور پیش ہوئے عدالتوں میں. ثاقب نثار صاحب پیش بھی نہیں ہو سکتے. میں بریک کے بعد آؤں گا، ایسی کیا وجہ ہے؟ ان کو بھی بلایا جاتا، پوچھا جاتا، معلوم کیا جاتا، سب چیزیں یہ ہوتی. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں جو ملک کی صورتحال آپ کے سامنے، گورننس کی صورت، جو یہ گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے 3 سال میں، بے ساکھیوں پہ کھڑی ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ گورنمنٹ کے، نہیں تو 24 گھنٹے کے اندر یہ گورنمنٹ گر جائے اگر سپورٹ نہیں. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نثار صاحب، ایک تو اپوزیشن ڈیوائیڈ ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم کمزور ہوئی ہے. ایک تو موقف یہ ہے عوام کے اندر. دوسرا یہ اپوزیشن جو باہر ہے، میں صرف ان جنرل یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ عوام کے سوالات ہیں اور تنقید ہو رہی. یہ اپوزیشن اقتدار کی تلاش میں ہے اور مفادات کی تلاش میں ہے. ایک چیز، اس گورنمنٹ سے جان کیسے چھڑائی جائے گی سر؟ کیا کہیں گے؟ ڈیموکریٹک گورنمنٹ، ڈیموکریسی میں، فیڈرل پارلیمانی نظام میں 58(2) بھی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اختیار اب صدر کو نہیں ہے کہ کسی کو ڈسمس کر سکے. اور اس میں چینجز کا صرف یہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آزاد ماحول میں. یہ جملے نہیں ہونے چاہیے ہمیں تو لایا گیا. ایک تو یہی ہے. دوسرا ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ روڈیں بھر جائیں اور حاکم مجبور ہو کر استعفیٰ دے کے چلا جائے. ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی، نعرے لگے تھے اس کے خلاف. اس میں شاید ظرف تھا کہ اس نے خود سے چھوڑی، لیکن دی اس نے پھر یحییٰ خان کو، جبکہ دینا چاہیے تھا اسپیکر کو. اسپیکر یہاں گڑبڑ ہو گئی. باقی جو حکومتیں آئیں وہ 58(2) کی وجہ سے، کسی نے 2 سال کاٹے، کسی نے 3 سال کاٹے، کسی نے 1.5 سال کاٹے، کسی نے 2.5 سال کاٹے. اس نے قوم کو مایوس کیا، خواب ادھورے رہ گئے. پھر آئی کہ 58(2) کو ختم کرتے ہیں اور اب
डेमोक्रेसी चलेगी, 5 साल चलेगी, कौम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जी चल सकते हैं बगैर इंटरवेंशन के। और उसमें अवाम का वो जमे गफीर इमरान खान का जमे गफीर नहीं था। 3-4 हज़ार लोग थे, रोजाना आते थे, 2-3 घंटे बात करते थे और फिर चले जाते थे। 24 घंटे इमरान खान साहब भी वहां नहीं रहते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने चुप करके वापस उसी असेंबली में चले गए जिसको 2 नंबरी कहते थे, ठीक है, और इलेक्शन का इंतजार किया। अब इतनी तादाद में लोग निकल आए। अब जैसे टर्की में अवाम ने फौजियों को रोका, अवाम में इतनी ताकत थी तुर्की में कि निकल आते और फौजियों के इनकलाब को उन्होंने नाकाम बना दिया। इसी तरह से वो इनकलाबी सोच रखकर हुकूमत पर इतना प्रेशर हो कि वो मजबूर इस्तीफा होकर चली जाए। दूसरा तरीका ये है। सर, क्या इतनी तादाद में अवाम को निकालने में अपोजिशन नाकाम गई है? अपोजिशन डिवाइडेड है। एक तो इमरान खान ने कौम को डिवाइड कर दिया, जैसे मुशर्रफ ने कहा था कि रेफरेंडम में मेरे साथ जो हैं वो लाइन के इस तरफ आ जाएं, जो अगेंस्ट में है वो लाइन के उस तरफ चले जाएं। कौम को डिवाइड किया। इसी तरह से इसी हुकूमत ने भी असेंबली में डिवाइड कर दिया है कौम को। अपोजिशन और हुकूमत हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। तो जब डिवाइड हो कौम, वैसे ही फिर ऊपर से फिर अपोजिशन भी डिवाइडेड हो तो कुव्वत तो कमजोर होगी। हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम गई है, अवाम का एतमाद नहीं। अपोजिशन के ऊपर भी तो अवाम का एतमाद नहीं है ना, वो भी तो नाकाम हुई है। बात एतमाद की नहीं है, एतमाद पैदा किया जाता है जहां एस्टेब्लिशमेंट का इतना जिक्र हो तो सारी चीजें जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी जरा कम हो जाती है। अपोजिशन अगर मुतहद होती वो एक कुव्वत बन सकती थी, लेकिन अब वो नहीं है। सर, अपोजिशन की जमातें या पीपल्स पार्टी को डायरेक्ट आपसे सवाल, पीपल्स पार्टी थक गई है लड़ लड़ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपको लग रहा है? मैंने कब कहा? ना, मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, क्यों लड़ने के लिए थक गई है? लड़ रही है अपनी जगह पे, लेकिन देखो पीडीएम क्या कर रही है। एक जलसा इधर किया, एक जलसा उधर किया, एक जलसा उधर किया, हुकूमत गई नहीं। पीपल्स पार्टी भी ऐसे जलसे कर रही है, पीपल्स पार्टी भी धरने दे रही है, पीपल्स पार्टी भी अपना शो कर रही है, रोड शो। सर, इस तकसीम से गवर्नमेंट को फायदा है? मैं कह रहा हूं ना, जब हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन मुतहद ना हो तो कमजोरी आ जाती है। ये 2 साल भी इसी तरह निकल जाएंगे? सोचना चाहिए सबको, सबको सोचना चाहिए। एतमाद भी नहीं है पीडीएम का पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी का पीडीएम पे, क्योंकि ऐसी बातें हुई ना। मैं कह रहा हूं, चलो यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर इल्जाम है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के करते वक्त उन्होंने कमिटमेंट से फिर गए थे, फर्ज करो, और वो बन गए। ये बहाना बनाकर कौम को धोखा क्यों दिया पीडीएम ने? कौम को यूं क्यों फेंक दिया? अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज है कल नहीं होगा, ठीक है। तो कौम को क्यों कुर्बान कर दिया? उन्होंने ये क्यों कह दिया कि लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे? बात समझ में आनी चाहिए ना कि भाई क्या बात है। कोई बहाने ढूंढ रहे थे क्या डिले करने के लिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे बहाने बना रहे थे। निसार साहब, इतना बड़ा बयानिया है आपके सामने, महंगाई, बेरोजगारी, आज से बड़ा बयानिया है, एक अवामी बयानिया है आपके पास, लेकिन ये बयानिया बन नहीं पा रहा। ये नैरेटिव क्यों बिल्ड नहीं कर सके आप लोग, यानी कि अपोजिशन की सब जमातें? बन जाता अगर अपोजिशन इकट्ठे होती। निसार साहब, आपकी कमजोरियां तो नहीं है, मैं खुद जाता हूं जाती तौर, डट के खड़े होते हैं, डट के खड़े बात करते हैं। आज तक आपने ये चीज नहीं की, कंप्रोमाइजेस भी नहीं किए लाइव में। क्या अपोजिशन की जितनी जमातें, लीडर्स हैं, उनके ऊपर जो केसेस हैं, उनकी वजह से वो कमजोर हुए, कंप्रोमाइज करके जाते हैं, रुकावट है कोई तहरीक चलाने में, प्रेशर देने में गवर्नमेंट पे? क्या आपको लग रहा है?
देखो बात सुनो, जरदारी साहब ने एक बात की थी कि पीडीएम को स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए। अगर रोड शोज ऐसे नहीं है तो जेल भरो तहरीक भी हो सकती है। ये नहीं है कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप हो या वर्कर हो, जेलों से कोई डरते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होने चाहिए। अब उसमें प्रेशर डालने के मुख्तलिफ तरीके हैं ना। जेन्युइनली आप समझते हो कि ये हुकूमत अवामी दुश्मन है, आप समझते हो, जब आप समझते हो कि ऑप्शन तो आपको खुले रहने चाहिए ना। नहीं सर, आसिफ अली जरदारी साहब लीडर तो नहीं है, पॉलिटिशियन है। लीडर बेनजीर साहिबा थी, भुट्टो साहब थे। अब बिलावल साहब को भी लीडर बनने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अवाम तो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों के साथ है। आज भी क्या बातें कर रहे हैं? इमरान खान लीडर था? हम तो नहीं करें, हुकूमत में है ना, हुकूमत बनवा दी ना उन्होंने। इमरान खान लीडर था, जिसके लिए हम बैठ कर सोचें कि जी हमारे दूसरे जो है वो लीडर नहीं है, वो लीडर है। सर इक्तदार के पीछे पहले पार्टी पीपल्स पार्टी अवाम के साथ थी। इलेक्शन क्यों होता है? इक्तदार के पीछे क्या? इक्तदार के पीछे वोट के साथ तुम इक्तदार में आना चाहते हो तो आ सकते हो, उसमें कोई खबात नहीं है। जरदारी साहब 5 साल रहे सदर, आपने 5 साल पूरे कर दिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब में दफन कर दिया। गलती सियासी हो गई, गलतियां, सियासी गलतियां, हो सकता है लोकल की हो गलतियां। काफली को साथ लिया, स्पेस दिया, पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद कर लिया, वर्कर चले गए, लीडर डिसहार्ट हुए। देखें बात सुने, ये 2013 की बात कर रहे हो। 2013 में नून लीग को सिंपल मेजॉरिटी मिली, हुकूमत बना ली, और हुकूमत में आने के बाद लोग भी थे उसके पास, उस पर कायम रख के उन्होंने आगे 5 साल गुजारे। और पीपुल्स पार्टी जीत नहीं सकी। किसी एक बंदे की वजह से यह नहीं होता, विजन कलेक्टिव बात है, और उसमें शायद हो सकता है वो काम न हुए हों, हो सकता है हमारे पास वो इलेक्टेबल कैंडिडेट्स न हों, जिसकी वजह से दूसरे जीत गए, हम हार गए। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर। मुल्क के अंदर 3 साल का अरसा बड़ा बदतरीन हुक्मरानी का है, बदतरीन क्राइसिस है मुल्क के अंदर। जो कहते थे कुलभूषण यादव के लिए उनको एक बड़ा रिलीफ दिया गया है कानून साजी करके, और ईवीएम मशीन ये चोरी करने का बहाना है, असेंबली को बाईपास किया जाए, ऑर्डिनेंस पे हुकूमत चल रही है, आपके सामने परफॉर्मेंस जो वादे दावे करके आए थे। इसी के साथ ही